नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून में हुए गुंजन हत्याकांड की जांच तेज। एसपी विशाखा बदाने ने किया घटना स्थल का भी निरीक्षण। खुड़बुड़ा चौकी के रिकॉर्ड भी खंगाले गए। पीड़ित परिवार से मिलकर दर्ज किए गए बयान, निष्पक्ष जांच का भी दिया भरोसा। तो डीजीपी के निर्देश पर एसपी मुख्यालय को सौंपी गई है जांच रिपोर्ट। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एसपी विशाखा बदाने मौके पर पहुंची थी और इस दौरान खुड़बुड़ा चौकी के सभी रिकॉर्ड भी खंगाले हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पीड़ित परिवार से मिलकर उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। तो विशाखा बदाने चौकी पहुंची और ऐसे में उन्होंने सभी रिकॉर्ड्स भी खंगाले और निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिया है। और ऐसे में डीजीपी के निर्देश पर एसपी मुख्यालय को जांच भी सौंपी गई है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से जांच पड़ताल अब तेज हो गई है इस मामले में? देखिए विशाल, देहरादून में हुए गुंजन हत्याकांड की जांच जो है वो तेज हो गई है। एसपी विशाखा ने इसका घटनाक्रम का निरीक्षण किया है। खुड़बुड़ा चौकी के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं और ऐसे में पीड़ित परिवार से मिलकर जो है बयान दर्ज किए जा रहे हैं। निष्पक्ष जांच का जो भरोसा है वो टीम ने जो है परिवार को जो है जताया है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो डीजीपी के निर्देश पर एसपी मुख्यालय को इसकी जांच सौंपी गई थी और पूरी तरह से जो टीम है वो अब हर बिंदुओं पर जो है जांच कर रही है। मौके का निरीक्षण भी किया गया है। इसके अलावा आसपास के व्यापारियों के जो सीसीटीवी है वो भी खंगाले जा रहे हैं। वहां पर मौके पर जो लोग थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा परिवार से किस तरह का पूरा पिछले घटनाक्रम रहे हैं, किस तरह से जो बताया जा रहा था, जिस तरह की वो परेशान कर रहा था, उस दौरान उन्होंने तो थाने पर भी तहरीर दी थी। उसके अलावा उससे पहले भी एक बार जो है समझौता हो चुका था। तो तमाम तरह के जिस तरह से बिंदु है उन बिंदुओं पर जो है पूरी तरह से जांच जो है वो एसपी विशाखा कर रही है। उनकी टीम जो है तरह के निरीक्षण भी कर चुकी है और अब देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा होता है। जी, लेकिन योगेश, पहले भी जांच में कई मामले सामने आए। ऐसे में ये भी बताया गया था कि पहले भी रिपोर्ट की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और अब एक्टिव होकर पुलिस जो काम कर रही है, क्या लग रहा है, क्या वो जो छवि खराब हुई उसको बचाने की कोशिश की जा रही है पुलिस की? देखिए बिल्कुल विशाल, क्योंकि जिस तरह का काम जो है पुलिस को पहले 3 दिन पहले जब तहरीर आई थी उस वक्त करना था, वो काम उस वक्त अगर पुलिस करती तो शायद एक जिंदगी जो है वो बच जाती। लेकिन पुलिस की कहीं ना कहीं फेलियर रहा कि उस दौरान जो है पुलिस उतनी संजीदगी से काम नहीं कर पाई और कहीं ना कहीं जो गुंजन है उस जो है उसके का हत्याकांड हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर पुलिस अब जिस तरह से कार्रवाई कर रही है तो निश्चित तौर पर अपनी शाख को बचाना चाहती है और दिखाना चाहती है कि हम इस पूरे मामले को लेकर के पहले से ही संजीदा है। लेकिन अगर समय रहते अगर इस पर कार्रवाई होती तो निश्चित तौर पर जो है एक जिंदगी जो है वो बच जाती। जी, जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत राज्य के 9 लाख से ज्यादा पात्र लाभार्थियों को जनवरी की पेंशन के रूप में कुल 141 करोड़ 66 लाख 51 हजार की धनराशि डीबीटी के जरिए हस्तांतरित की गई है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पारदर्शित और समयबद्धता के साथ भी पहुंच सके। पेंशन योजनाएं केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन का आधार है। हरिद्वार के भारत माता मंदिर में स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की समाधि एवं मूर्ति स्थापना महोत्सव भक्ति और श्रद्धा से भरा रहा। इस कार्यक्रम में सीएम धामी बाबा रामदेव समेत राष्ट्रीय हस्तियों ने भी शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि स्वामी जी का जीवन राष्ट्र संस्कृति और सनातन मूल्यों के लिए समर्पित था और भारत माता मंदिर राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इसके अलावा कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने कहा कि गुरुदेव राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना के स्तंभ थे। उन्होंने धर्म राष्ट्रवाद को जोड़ा और अखंड भारत की भावना भी फैलाई। आदर के साथ में डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का परिचय इस रूप में कराना चाहता हूँ। भारत के 14वें राष्ट्रपति महामहिम विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के दोनों ही संयोग से आज हमारे इंग्लैंड के 2 आश्रम में देखिए, मूर्ति स्थापना समारोह यहाँ पर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी के द्वारा उनके गुरुदेव ब्रह्मलीन संत सत्यमित्रानंद जी के उनके स्मरण में किया जा रहा है। निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा त्याग रहा, बहुत तपस्या रही। भारत माता मंदिर स्थापित किया, समन्वय ट्रस्ट, समन्वय का काम उन्होंने अपने कालखंड में किया और हमेशा समाज के लिए वो समर्पित रहे। हमेशा
संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। निश्चित रूप से बहुत प्रेरणादायी है और इनसे देश के अन्य जो हमारे आने वाले कर्णधार भी प्रेरणा लेंगे और देशभक्ति, समाज सेवा, राष्ट्रपिता और सनातन के प्रति समर्पित होकर आगे काम करेंगे। मेरे साथ हमारे परम पूज्य रामदेव गुरु महाराज जी साथ में है और हम पुष्कर धामी जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सहित सभी अतिथियों की मौजूदगी में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। जूना पीठाधीश्वर परम पूज्य अवधेशानंद जी महाराज के आमंत्रण पर ये जो आयोजन हुआ है, ये सत्यमित्रानंद जी की गौरव गाथा उनके द्वारा किए गए यहाँ भारत माता मंदिर से लेकर कई प्रकार के ऐसे विस्मरणीय कार्य है जिनके आधार पर हम उनको जीवन भर नहीं भूलेंगे। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए समन्वय की दृष्टि, उस समन्वय के, सनातन के शाश्वत सत्यों के और सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म को समान रूप से जिन्होंने गौरव दिया, ऐसे पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज जी के उनकी जो गुरु प्रतिमा है उसके अनावरण के अवसर पर सभी हमारे सनातन के शिखर पुरुष यहाँ पर हमारे वेद मूर्ति, जो मैं कहता हूँ पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज जी के जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी है, ऐसे पूज्य स्वामी गोविंद देव जी महाराज जी और पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जी जो उनके उत्तराधिकारी के रूप में, और हमारे पूज्य हमारे हरिचेतनानंद जी महाराज जी से लेकर के हमारे सारी संत सत्ता, आज धर्म सत्ता और संत सत्ता का एक ही कहना है, हम सबको मिलकर के भारत माता की माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्व्याः की ऐसी आराधना करनी है कि आने वाले समय में भारत आर्थिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सभी दृष्टियों से नेतृत्व करने में सक्षम हो। ऐसा हम सबको मिल करके पुरुषार्थ करके पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज जी सहित सभी ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के संकल्पों की पूर्ति कर। नैनीताल से महज 11 किलोमीटर दूर भवाली क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के गर्भवती होने की सूचना पर पुलिस ने साहिल नामक युवक के खिलाफ पॉक्सो और रेप सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है और किशोरी को मेडिकल प्रशिक्षण के लिए भी भेजा गया है। इस दौरान हिंदुवादी संगठनों ने कोतवाली घेराव कर आरोप भी लगाया कि मुरादाबाद से आए युवक किशोरी को बहला फुसला कर उसके साथ गलत काम कर रहा था। संगठनों के लोगों ने पुलिस अधिकारियों से कठोर कार्रवाई की मांग की और भवाली की सड़कों पर जुलूस निकालकर व्यापारियों से बाजार बंद करने का भी आग्रह किया गया। 4 फरवरी को कोतवाली भवाली में स्थानीय जो अस्पताल है वहां से एक पीआई आई थी, सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग बच्ची गर्भवती है। इसका संज्ञान लेते हुए घर वालों से संपर्क किया गया और उसके बाद घर वालों की तहरीर के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में रेप और पॉक्सो की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कोतवाली भवाली में टीमें बनाई गई और तत्काल प्रभाव से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। उसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जो पीड़िता है उसका चिकित्सीय परीक्षण किया जा रहा है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरा स्थानीय जनता से अनुरोध है कि वो कानून व्यवस्था की स्थिति में सहयोग करें और कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जो शहर के सौहार्द को बिगाड़ने में मदद करे। आप सभी से अनुरोध है, पुलिस इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और आगे जो धाराएं बढ़नी होगी और जो कार्रवाइयां करनी होंगी वो कार्रवाई भी की जाएगी। और संवाददाता सुनील बोरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी भी मिल रही है, किस तरह से अभी तक कार्य किए गए हैं पुलिस की ओर से और जांच पड़ताल कहां तक पहुंची अभी तक? इसमें जांच जारी है और जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ साफ कहना है कि इसमें कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर कल धरना प्रदर्शन भी हुआ। फिलहाल अभी मामला शांत देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा तो क्या स्थिति आएगी और किस तरीके से लोग इस मांग को लेकर कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, तो देखने वाली बात होगी। मैम जी बिल्कुल सुनील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। द्वाराहाट विकासखंड के सभागार में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत बूट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें एनआरएलएम की महिला समूह की करीब 200 महिलाओं ने प्रतिभाग भी किया। कैंप में हवालबाग से आरबीआई के बीपीईडी हेमंत बिजेठा, खंड विकास अधिकारी संतोष जेठी, कोऑर्डिनेटर प्रकाश आर्या के साथ ही तमाम लोग मौजूद रहे। कैंप में महिलाओं ने घरेलू उत्पाद समेत अचार, मशरूम, धूप, मोमबत्ती, ऐपन, दूध व्यवसाय समेत
सब्जी उत्पादन पर भी अपनी बात रखी है। हमारे एनआरएलएम के रीप के जितने भी समूह की हमारी महिलाएं हैं वो कुछ न कुछ यहाँ पे अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए अलग अलग एक्टिविटी कर रही हैं। तो आज हमने यहाँ पे आरबीआई हवलबाग की टीम यहाँ पे बुलाई है। जो भी हमारे समूह की महिलाएं अपने आजीविका बढ़ाने के लिए कर रही हैं उनको एक संगठित करके उसको उद्यम का रूप देने के लिए, एक बिजनेस का रूप देने के लिए आरबीआई की टीम इसमें सपोर्ट करेगी उनको। आज ये सभी को बुला के हम ये जानना चाह रहे हैं कौन अपने अपने लेवल पे क्या कर रहा है, ताकि इनकी समस्याएं को देख के ये क्या क्या इनको समस्या आ रही है, जैसे उसमें अगर कोई उद्यम करना चाह रहे हैं तो ये लोग अपना कैसे उनको तकनीकी सपोर्ट दे सकते हैं, कैसे उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह का सपोर्ट दे सकते हैं, कैसे उनको मार्केट दिला सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों में मदद करने के लिए, समूह की महिलाओं को मदद करने के लिए, ताकि अपनी आजीविका और बढ़ा सकें, हमारी आरबीआई की टीम आज यहाँ पे आई है। बूट कैंप यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से समूह की महिलाएं आई हुई हैं जो अलग अलग कोहर्ट में, अलग अलग सेक्टर में जो है काम कर रही हैं। कोई एग्री अलाइड सेक्टर में काम कर रहा है, कोई मशरूम कल्टीवेशन में काम कर रहा है, कोई हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहा है, कोई एरोमेटिक मेडिसिन प्लांट कर रहा है, कोई अदर प्रोडक्ट बना रहा है, लाइक जैसे कि धूप वगैरह ये बना रहे हैं। तो जो हम लोग यहाँ पे बूट कैंप करने का हमारा मेन उद्देश्य ये था कि हम लोग एक बार व्यक्तिगत जो है हमारी जो समूह की महिलाएं आई हैं, जो व्यक्तिगत उद्यम कर रही है, समूह के माध्यम से उद्यम कर रही हैं, उनको अपने उद्यम करने में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कहाँ पे उनको दिक्कत आ रही है और क्या वो हमसे सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बातचीत करने के बाद हम लोग ये समझ पाए हैं कि समूह की महिलाएं जो हैं, एक तो मार्केट में इनको दिक्कत आ रही है, दूसरा पैकेजिंग और लेबलिंग में इनको समस्या है, जो इनका हमको अच्छा करना है। उत्तराखंड और सनातन धर्म के बीच का संबंध अटूट और युगों पुराना रहा है। इसे केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की आत्मा माना जाता है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और राज्य के मुखिया कहते हैं कि प्रदेश को न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में आध्यात्मिक की संस्कृति राजधानी के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। हरिद्वार आयोजित संत सम्मेलन में सीएम धामी ने फिर से इस बात को दोहराया कि सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार में आयोजित संत सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित कई सियासी दिग्गजों का जमावड़ा लगा और सभी ने अपनी बातें रखी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सनातन धर्म और देवभूमि की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को बचाना उनकी सरकार का विकल्पहीन संकल्प है। भाइयों बहनों, प्रदेश में कुछ वेश बदलकर सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे थे, छद्म वेश धारण किए हुए थे, अपनी पहचान छिपाए हुए थे। तब मैंने कहा था और आज मैं इस पूरे एक ऐसे स्थान पर कह रहा हूँ, सप्तऋषि के इस जहाँ पूज्य संतगण भी हैं, हमारे अन्य महानुभाव भी हैं, विद्वान भी हैं, या फिर दोहरा रहा हूँ कि जो सनातन धर्म को बदनाम करेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रदेश में कई लोग ऐसे हैं जो धर्म और पहचान छिपा कर रहते हैं, लिहाजा ऑपरेशन कालनेमी के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा, धार्मिक भेष बदलकर सनातन को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई चल रही है, जिसे लगातार जारी रखा जाएगा। इसलिए हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ऐसे पाखंडियों को उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। भाइयों बहन, उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पूज्य संत महात्माओं के आशीर्वाद और सहयोग से हमारी देवभूमि संस्कृति, सुशासन और राष्ट्रभक्ति का आदर्श बनेगी। आज गुरुदेव की समाधि के शांति में लिया गया ये संकल्प केवल मेरा नहीं बल्कि पूरे समाज का संकल्प है। सीएम धामी ने कहा कि सदियों से साधु संत धर्म की रक्षा करते हैं और इसी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है और सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है। सैकड़ों साल बाद अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारखंड सहित कई जगह पर धार्मिक काम किए जा रहे हैं। हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर पर काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व रूप से सांस्कृतिक उत्थान हमारे देश का हो रहा है। आज आधुनिकता के संतुलित समावेश के साथ भारतवर्ष में सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है और वही भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु बनने के स्थान पर समर्पित होकर, स्थापित होकर समूचे विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो रहा है। चाहे वो आज
अयोध्या में बन चुका हमारा भव्य और दिव्य भगवान राम का मंदिर है। यही देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम का नवनिर्माण हो, पुनः निर्माण हो, वहाँ पर मास्टर प्लान का काम हो, बाबा विश्वनाथ के गलियारे का विस्तार हो, महाकाल लोक जहाँ से हमारे मोहन भाई यहाँ पधारे हैं, चाहे महाकाल लोक का निर्माण हो, सनातन का जयघोष आज चारों ओर गुंजायमान हो रहा है। सीएम धामी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि देवभूमि के मूल स्वरूप के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी के बयान पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी है। मीडिया के सवालों पर हरीश रावत ने कहा कि ये बीजेपी की राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है, क्योंकि बीजेपी मंदिर, मस्जिद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद के बिना राजनीति नहीं कर सकती है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी हरीश रावत के बयान को सही बताया है। देखिए, ये भाजपा के एक बड़े एजेंडे का हिस्सा है, क्योंकि काम जन सेवा, जन कल्याण ये उनके राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं है। उनके राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा यही है, कहीं मदरसा है तो कहीं मल्हार। भगवान के नाम पर राजनीति करके देश की और प्रदेश की जनता को गुमराह करके वोट बैंक की राजनीति करने वाले जनता की नजर में सनातन विरोधी हैं। ऐसे सनातन विरोधियों पर निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बूते में ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल सनातन की बात करती है, लेकिन जहां भी सनातन के प्रतीकों का, सनातन का अपमान होता है, वहां पर अपमान करने वालों के साथ खड़ी रहती है। आखिर भाजपा का और मुख्यमंत्री जी का ये दोहरा चरित्र क्यों जनता को नजर आ रहा है? इस दोहरे चरित्र से बाहर निकलिए, और अगर आप सनातन की बात करते हैं तो सनातन का अपमान करने वालों को, सनातन के जो पुरोधा है, हमारे शंकराचार्य हैं, उनका अपमान करने वालों को, बाबा केदार का अपमान करने वालों को कब कानून के कटघरे में मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार खड़ा करेगी, इसका जवाब भी जनता को मिलना चाहिए। उत्तराखंड की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली है जो इसे अन्य क्षेत्रों से अलग बनाती है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और ये कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का घर है। यहाँ की आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण महत्वपूर्ण है, लिहाजा उत्तराखंड सरकार इस दिशा में विभिन्न प्रयास कर रही है ताकि इस राज्य की विशेष पहचान और पवित्रता बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। ये सच है कि अभी भी देश के कई अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड में बिजली की दरें सस्ती हैं, लेकिन ये एक विडंबना ही है कि ऊर्जा प्रदेश कहे जाने के बावजूद उत्तराखंड के निवासियों को लगातार महंगी बिजली का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा वक्त में बढ़ी बिजली की दरों पर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेसों के बीच आरोपों की राजनीति लगातार जारी है। राज्य के मुखिया ने यहाँ तक कह दिया है कि अब तो प्रदेश की जनता का शरीर ही बचा है, लेकिन सरकार खाल खींचने में लगी हुई है। ऊर्जा प्रदेश कहे जाने वाले उत्तराखंड में ऊर्जा निगम ने फरवरी महीने के लिए बिजली की नई दरें जारी कर दी है। यूपीसीएल ने फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट यानी कि FPPCF की दरों में 4 पैसे से 15 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की है। FPCCF को हर महीने वसूले जाने की व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं पर लगातार आर्थिक भार पड़ रहा है। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच सिर्फ 3 बार बिल सस्ते हुए हैं और 10 महीने दरों में वृद्धि की गई है। देखिए, सारी खाल तो मुझे लगता है कि माननीय हरीश रावत जी ने उतार दी थी जनता की, जब उन्होंने ये कहा कि मैं आंखें बंद कर लूंगा, इस प्रदेश को लूट लो। अब रही बात की बिजली की दरों में जो थोड़ी बढ़ोतरी होती है, देखिए ये हर साल की एक प्रक्रिया है। मार्च अप्रैल में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती है। जब हमारी सैलरी की बढ़ोतरी होती है, हमारी पेंशन की बढ़ोतरी होती है, या श्रमिकों के जो उनकी मजदूरी होती है, उनकी श्रमिक उनका मेहनताना होता है, जब उसकी बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं ऊर्जा निगम भी जो है लोगों के बीच में सही सुविधा देने का काम करता है, 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहा है। दिसंबर 2025 में 1 से 5 पैसे, नवंबर में 3 से 14 पैसे तथा जुलाई में 24 से 10 पैसे प्रति यूनिट की दरें घटी। लेकिन इसके विपरीत जनवरी 2025 में 4 से 12 पैसे, फरवरी में 9 से 28 पैसे, जून में 17 से 71 पैसे, अगस्त में 5 से 21 पैसे, सितंबर में 8 से 33 पैसे और अक्टूबर में 6 से 26 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी हुई। यानी बिजली की दरें घटाई 3 बार और उससे अधिक कई बार बढ़ोतरी की गई। अगर उसमें 4 पैसे या 15 पैसे बढ़ गए तो उसमें खाल उतरने जैसी बात कांग्रेस के मुख से मुझे लगता है कि अच्छी नहीं लगती, और कांग्रेस के वो नेता जो इस प्रदेश को लुटवाने की बात करते हो, उनके मुंह से तो कतई शोभा नहीं देता।
ऊर्जा निगम का दावा था कि मासिक समायोजन से 1 अप्रैल से लागू होने वाली दरों में अतिरिक्त बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके बावजूद 1 अप्रैल 2025 से वार्षिक दरों में 5.6% वृद्धि लागू की गई है, जिससे उपभोक्ताओं पर दोहरा आर्थिक भार पड़ रहा है। बिजली बढ़ोतरी पर राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने तीखा हमला बोला। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि सरकार उत्तराखंड में बिजली और महंगी हो जाएगी। शायद लोगों के शरीर में कुछ खाल बची है, सरकार उसको भी उतारने में तुल चुकी है। देखिए, ये वो सरकार है जो ये कह के सत्ता में आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार जिसकी सरकार है उसकी सरकार, और ये प्रदेश के लोगों के लिए ये तोहफा है, इस बात का तोहफा है कि आपने ऐसी सरकार को दूसरी बार जो प्रदेश में स्थापित करने का जो है कार्य किया है। और बड़ी शर्म की बात है कि हर जो आम जनता है वो हर तरफ से जो है बोझ झेल रही है महंगाई का, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, तेल हो, सब्जियां हो, फल हो, और दूसरी तरफ अब जो है बिजली का बिल भी उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। और सही कहा हमारे वरिष्ठ नेता ने कि शायद सरकार को भनक लग गई थी कि जरा सी जो चमड़ी है वो शरीर पे अभी आम आदमी के बची हुई है उसको भी उतारने का कार्य प्रदेश की सरकार कर रही है। शर्म आनी चाहिए कि एक तरफ जो आप अपने उद्योगपति मित्रों को जो है लाभ पहुंचाने के लिए चीजों को सस्ता कर रहे हैं जो उनके मतलब की चीजें हैं, और दूसरी तरफ जो आम जनता जिन चीजों का इस्तेमाल करती है उसके दाम जो है में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हो रही है। ये बड़ी शर्म की बात है और जनता इसका बदला 2027 में लेने का कार्य करेगी। शक नहीं है कि देश के कई प्रदेशों के मुताबिक उत्तराखंड में अभी भी बिजली सस्ती है, लेकिन ये भी सच है कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, लिहाजा ये बिजली दरों में बढ़ोतरी पहाड़ जैसा लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।